हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा आईक्यू। परीक्षा आईक्यू के इस वीडियो में आप देख रहे हैं आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन के 2018 में हुए एग्ज़ाम के सॉल्यूशन की सीरीज़। इस वीडियो में डे 5 की लास्ट शिफ्ट का थर्ड शिफ्ट का सॉल्यूशन बताया गया है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आगे आने वाले 2024 के आरआरबी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द अब देखिए इस सवाल में वो कह रहा है कि 5 men और 10 women कैन कंप्लीट अ जॉब इन 20 days, तो इन हाउ मेनी डेज 3 men एंड 4 women कैन कंप्लीट इट। देखो 5 आदमियों को 10 औरतें के बराबर बता रहा है, इसका मतलब एक आदमी जो होगा वो 2 औरतों के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है 3 आदमी, तो 3 आदमी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 औरतें लिख सकता हूँ। और ये कितनी हो गई, 4 औरतें। तो इसका मतलब 10 औरतें कितने दिनों में काम खत्म करेंगी। यहाँ इन्होंने लिख ही रखा है कि 10 औरतें जो हैं वो 20 दिनों में काम खत्म करती हैं, तो हमें पता है कि 10 औरतें 20 दिन में काम खत्म करती हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, 20। अब देखिए इस सवाल में वो कह रहा है कि अगर वर्क जूल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो पावर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, पावर को कौन रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो इसमें ऐसा ही यूनिट लिखी हुई है कि वर्क की ऐसा यूनिट जो है वो जूल है, तो पावर की यूनिट क्या है, वो है वॉट। ठीक है, आंसर आ जाएगा वॉट। और देखो पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क की मैंने तुम्हें बताई थी कि जूल होती है, तो पावर की यूनिट होती है जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। और 1 किलोवाट जो होता है वो होता है 10⁻³ वॉट के बराबर। ठीक है, तो इसकी पावर की जो होती है जूल पर सेकेंड होती है, या फिर होती है वॉट, या फिर होती है वॉट। और प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है पावर की, हॉर्स पावर। ठीक है, और 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होती है, 746 वॉट के। ठीक है, तो ये होता है 746। अच्छा ये जो है ये एनर्जी की यूनिट है, ये जो है ये एनर्जी की यूनिट है कि एक, ये तो पावर हो गई। ठीक है, और एक जूल किसके बराबर होगा, एक जूल किसके बराबर होगा, तो जूल जो है वो ये है, तो ये हो जाएगा P इंटू टी, मतलब वॉट इंटू सेकेंड के बराबर हो जाएगा। 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड के बराबर 1 जूल हो जाएगा। तो अगर मैं इस जूल को घंटे में देखूं कि मतलब मेरा 1 वॉट इंटू आवर किसके बराबर है, तो वो होता है 3600 जूल के बराबर। तो 1 किलोवाट आवर अगर आप पूछो कि कितने जूल के बराबर होता है, तो होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और ये आपको याद होना चाहिए। तो इसमें आपको 3 बातें याद होनी चाहिए कि एक हॉर्स पावर जो है, जो कि एक प्रैक्टिकल यूनिट है पावर की, वो तो होती है 746 वॉट। और 1 किलोवाट आवर जो होता है वो होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। ठीक है, अब देखो वो पूछ रहा है कि एलसीएम ऑफ 14, 21 एंड 35 इज वॉट। तो ये होता है 7 इंटू 2, ये होता है 7 इंटू 3, और ये होता है 7 इंटू 5। तो हर एक की हाईएस्ट पावर ले लेते हैं एलसीएम में। तो 7 की हाईएस्ट पावर 1, 2 की हाईएस्ट पावर 2, 3 की हाईएस्ट पावर 3, 5 की, तो इन सब का मल्टीप्लीकेशन ही उसका एलसीएम होगा। तो 15 2 30 एंड 7 3 21, तो 210। अगर वो कहता है एचसीएफ निकालो, तो एचसीएफ आ जाता 7, सब में जो कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है। ठीक, अब देखो इस सवाल में हमसे पूछ रहा है कि द टू रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन एज x इज इक्वल टू 1/2 एंड x इज इक्वल टू -1/3। तो पूछ रहा है इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे लिखेंगे अगर दो रूट्स मेरे को दिए हुए हैं। तो देखो इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो है विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस, और दूसरा तरीका है बेसिक से। देखो ये अगर आप ऑप्शन से देखो, आप एक बार हर एक ऑप्शन में x इज इक्वल टू 1/2 रखो और एक बार -1/3। अगर दोनों के रखने पर 0 आ रहा है तो मतलब वो सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों, वरना नहीं कर रही। देखो x इज इक्वल टू 1/2 जब तुम यहाँ रखोगे इन दोनों में, तो यहाँ पर रखने पर ये 0 दे देगा। तो 1/2 फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, -1/3 कर रहा है क्या। यहाँ देखो अगर तुम -1/3 रखोगे तो ये हो जाएगा -2/3 -1, और ये हो जाएगा 3 इंटू -1/3 -1, तो यह जाएगा -1 -1 -2। तो ये किसी भी कीमत पर ये 0 नहीं देगा, तो ये तो मेरा आंसर हो नहीं सकता। मतलब दोनों में से एक भी अगर 0 दे रहा है तो मतलब वो हो जाएगा। जैसे तुम 1/2 रखोगे तो 1 + 1 ये 2 दे देगा, और यहाँ पर 1/2 रखोगे तो 3/2 -1 हो जाएगा, तो ये 0 नहीं देगा। अब -1/3 अगर तुम रख के देख लो, तो -2/3 + 1 ये क्या आ जाएगा, 1/3।
राइट। और -1/3 यहाँ रखो, -1 ये -2 हो जाएगा, तो ये भी 0 नहीं दे रहा, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। अब तुम थर्ड पर देखो, थर्ड पे जो है 2x - 1 है, तो यहाँ 1/2 अगर तुम रखोगे तो 1 - 1 ऑलरेडी मेरे को 0 दे रहा है, तो ये 1/2 रखने पर 0 दे रहा है। अब सेकेंड रूट चेक करूंगा कि -1/3 रखने पर क्या दे रहा है, तो -1/3 रखोगे तो कितना आ जाएगा, -2/3 -1 इंटू, अब यहाँ -1/3 रखोगे तो -1 + 1, तो ये क्या दे देगा, 0। तो टोटल नेट मेरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मेरा आंसर जो आएगा वो ये वाली इक्वेशन आएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों रूट्स इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गया पहला तरीका। अब दूसरा तरीका देखो क्या है। अगर आपसे वो ये पूछता है कि बेटा मुझे ये बताओ कि अगर ये दो रूट्स है तो इक्वेशन क्या होगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का एक तरीका होता है, वो ये होता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x, है ना, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या करो, x² माइनस सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, 1/2 माइनस 1/3 इंटू एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, -1/6 इज इक्वल टू 0। भाई इन दोनों का सम और इन दोनों का प्रोडक्ट, तो x² माइनस 3 - 2 क्या आ जाएगा, 1, तो ये आ जाएगा x/6, और ये माइनस बाहर ले लो, -1/6 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी क्या ले लो, 6 एलसीएम ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, 6x² माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब ये देखो, ये इक्वेशन कौन से ऑप्शंस मेरे बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6x² तो मेरा आ रहा है, ठीक है, -3x और -2x, तो -5x बन रहा है। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि मुझे तो -x चाहिए। अब ये बना रहा है 6x² -2x प्लस 3x, तो ये प्लस x बना रहा है, तो ये भी नहीं होगा, मुझे -x चाहिए। अब ये देखो 6x² +2x -3x, हाँ, तो 6x² -x और -1 इंटू 1 1, तो हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए ये मेरा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो या तो पहले मेथड से कर लो या दूसरे मेथड से कर लो, किसी भी मेथड से कर लो। अब देखो क्या बोल रहा है कि 2 पाइप्स व्हेन वर्किंग वन एट अ टाइम कैन फिल अ सिस्टर्न इन 2 घंटा 3 घंटा रेस्पेक्टिवली, व्हाइल अ थर्ड पाइप कैन ड्रेन द सिस्टर्न एम्प्टी इन 6 घंटा, और all the 3 pipes were opened together when the cistern was 1/6 full, तो how long will it take to cistern for the cistern to be completely full। देखो 3 पाइप हैं ABC, ये 2 घंटे में भरता है, 3 घंटे में, ये 6 घंटे में खाली करता है। मैंने कहा मान लो 60 जो है वो इसकी एफिशिएंसी है, वो इसकी वॉल्यूम है, तो 30 जो है वो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, 20 जो है वो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, और माइनस का 10 जो है वो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने तीनों पाइप खोल दिए जब 1/6 फुल था। 1/6 फुल मतलब 10 फुल था। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो 50 रहा होगा, जब उसके अंदर 50 जगह बची, तब उसको भरने में कितना समय लगेगा, तो 30 40 50 -10 40, इतना टाइम लगेगा। तो इसको सॉल्व कर लो, तो 4 1 ज़ा 4, 1/4, तो 1 घंटा 15 मिनट लगेंगे भाई। आंसर आएगा 1 घंटा 15 मिनट। ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा 1 घंटा 15 मिनट। अब देखो इसमें वो बता बोल रहा है कि ऑड पेयर बताओ कौन सा है, तो यहाँ पर सबके देखो क्यूब लिखे हैं, 1 का क्यूब 1, 4 का क्यूब 64, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 719 नहीं होता, 9 का क्यूब 729 होता है। तो यही जो है हमारा क्या हो गया। अब देखो क्या बोल रहा है कि इफ़ 60/75 इज इक्वल टू 4/x, तो x की वैल्यू क्या है, तो 60/75 इज इक्वल टू 4/x कर लो, तो ये कितना टाइम जाएगा, 15 टाइम, और ये 5 टाइम, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, है ना। अच्छा यहाँ पर x है। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें वो कह रहा है अगर ABC जो है वो ZYX को डिनोट कर रहा है, तो DEF क्या डिनोट करेगा। तो देखो इसमें हर एक का जो है वो उल्टा लिखा हुआ है, मतलब A का ऑपोजिट कैरेक्टर लिखा हुआ है Z, B का ऑपोजिट कैरेक्टर Y, C का ऑपोजिट कैरेक्टर X, तो D का ऑपोजिट कैरेक्टर क्या होता है W, है ना, E का ऑपोजिट कैरेक्टर क्या होता है V, और F का ऑपोजिट कैरेक्टर क्या होता है U, तो WVU आंसर आ जाएगा। ठीक, देखो इस सवाल में क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन इज 20 इफ वन ऑफ देम इज 1.25 फाइंड द अदर नंबर। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट पूछ रहा है,
तो क्या हो जाएगा 20/1.25 है ना। तो ये क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा 16। ठीक है। अब देखो इस सवाल में बोल रहा है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज डैश इन नेचर। तो देखो तीन चार कुछ ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है। तो उन्हें हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्या बोलते हैं हम उनको? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो उनमें से एक है एल्यूमिनियम। और कौन सा है? जिंक। जिंक एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। लेड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ठीक है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड किस तरह का है? अब देखो इस सवाल में कह रहा है कि दो वाटर स्क्वैश मिक्सचर हैं जिसमें पहला जो है वाटर टू स्क्वैश का रेशियो मेरे को दिया हुआ है 5:1 और दूसरा जो है उसमें वाटर और स्क्वैश का रेशियो मुझे दिया हुआ है 3:1 और इसको मुझे ब्लेंड करना है किस रेशियो में? 3:2 में। अब देखो इसका टोटल क्या बन रहा है? इसका टोटल बन रहा है 6। ठीक है। और इसका टोटल क्या बन रहा है? 3 और 1 का ये बन रहा है टोटल मिक्सचर में 4। लेकिन मुझे किस रेशियो में करना है? मुझे 3 चाहिए इसका। अगर मुझे टोटल का 3 चाहिए तो मैं बाई 2 करूँगा। मुझे टोटल का 2 चाहिए तो मैं इसका भी बाई 2 कर दूंगा। तो रेशियो में भी बाई 2 कर दो, सब में बाई 2 कर दो। तो जब तुम इनको जोड़ोगे तो ये क्या आ जाएगा? 8/2 है ना। और ये कितना आ जाएगा? 1। तो ये कितना हो जाएगा? 4। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4:1। ये आ जाएगा फाइनल रिजल्ट। ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 रेशियो। अब देखो इसमें वो बोल रहा है कि 46% ऑफ 250 क्या होगा। तो देखो एक चीज़ इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि एक आइडेंटिटी होती है कि A% ऑफ B जो होता है वो B% ऑफ A होता है। अगर आप कह रहे हो कि 46% ऑफ 250 निकालना है तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि मुझे 250% ऑफ 46 निकालना है। ठीक है। इससे ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो 250% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2.5/46। 2.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5/2/46। तो ये कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो अब 230/2 हो जाएगा। 230/2 तो मतलब क्या हो जाएगा? 115। 115 आंसर आ जाएगा। तो ये इससे ईजीली हो गया, काफ़ी ईजी हो गया। अब देखो इसमें बोल रहा है कि जुंको ने एक आइटम को जो है सेल करा 220 को एट अ लॉस ऑफ 12%। तो बाय हाउ मच शुड ही शी हैव रेज्ड द प्राइस टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो अगर वो 12% के लॉस पर बेच रहा है तो मतलब 88 रुपीज़ में बेच रहा है। 88 है। ठीक है। कॉस्ट प्राइस अगर मैं 100 मानकर चल रहा हूँ तो ये 88 है। तो ये सेलिंग प्राइस हो गई 220। ठीक है। ये हम मानकर चल रहे हैं वो है। तो कितने से उसने प्राइस रेज करी होगी टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो मुझे अगर 10% का प्रॉफिट चाहिए तो मेरा यहाँ पर क्या आ रहा होगा? 110 आ रहा होगा क्योंकि मेरी कॉस्ट प्राइस ही है। तो मैंने वास्तव में वो कितने में बेची होगी? मैंने वास्तव में वो कितने में बेची होगी? तो आप कितने में बेची होगी वो निकालने के लिए कैसे करोगे? ऐसे कर लोगे, है ना। 11 10 ज़ा 11 8 ज़ा और 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20 तो 2 5 ज़ा 10, तो 5 ज़ा 5 ज़ा 26, 275 रुपये। तो 275 रुपये में ऐसे बेच दी, है ना। तो कितने से उसने रेज करा? कितने से उसने रेज करा होगा? रेज्ड द प्राइस टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो कितने से रेज हुआ? 55 से। 55 से। ठीक है। देखो इसमें आपको इसकी मिरर इमेज के लिए बोल रहा है। तो अगर आपका वाई ऐसे है तो वाई तो ऐसे ही रहेगा। पहले तो वाई आएगा। देखो तो एच वाले आप अपने आप डिलीट कर दो और वाई इन्वर्स भी नहीं होगा। वाई वैसा का वैसा ही रहता है। तो या तो ये होगा या ये होगा। अब पी देखो, पी अगर ऐसे आ रहा है तो यार मिरर इमेज में पी इस तरफ जाता है, ऐसे जाता है। ठीक है। तो ये वाला आंसर आ जाएगा क्योंकि इसमें तो नॉर्मल लिखा है। ठीक है। अब देखो इसमें बोल रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड व्हाट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। कि पहले स्पीड जो थी मान लो 5 थी, उसके बाद स्पीड 10 हो गई। कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? v-u/t 5/2 2.5 किलोमीटर पर आवर, है ना। एक्सेलरेशन ऐसे निकालेंगे। एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। एक्सेलरेशन ये है। और अगर ये माइनस में होता है, अगर 5 से आप की स्पीड 0 पे जा रही है तो वो रिटार्डेशन बोल देते हैं उसको। वो नेगेटिव में होता है एक्सेलरेशन हमारा एक्चुअली। तो एक्सेलरेशन होता है। ठीक है। इसके हिसाब से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी है एक्सेलरेशन की v-u/t।
ठीक है, v माइनस यू अपॉन टी। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम भाई हम इसको p से डिनोट करते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, फोर्स क्या होती है भाई? न्यूटन है। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, इसी एक्सेलरेशन को अगर हम मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? फोर्स आ जाता है। ठीक है, तो ये सब टर्म्स। अब देखो इस सवाल में बोल रहा है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी कार की ये है, फाइनल वेलोसिटी ये है इतने टाइम में, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? तो मैंने बताया था एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये यूनिट हो गई। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 10, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 5, और कितने समय में हो रही है? 5 सेकंड में। तो ये कितना आ गया? 5/5। तो एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर। अब देखो इस सवाल में बोल रहा है कि इफ अ बॉडी इज व्हील्ड इन अ सर्कल देन द वर्क डन ऑन इट विल बी व्हाट। तो अगर आप सर्कल घुमा रहे हो, ठीक है, तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इस पर फोर्स तो कुछ ना कुछ लगी रही है भाई, फोर्स तो लगी रही है कुछ ना कुछ। अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो इसमें क्या होता है? जो सर्कुलर पाथ होता है इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है 0। तो वही बात है कि इसमें वर्क डन जो होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर 0 है तो फोर्स इंटू 0, तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 है। अब देखिए वो बोल रहा है कि अगर किसी नंबर का 26% जो है वो 65 है, 26% अगर किसी नंबर का 65 है तो वो नंबर क्या होगा? तो वो नंबर 100% को डिनोट कर रहा होगा। तो अगर 26% उसका 65 है तो 100% क्या होगा? तो 65 इंटू 100 अपॉन 26, है ना। तो 13 2 ज़ा 26, 13 5 ज़ा 65, तो 250 ज़ा, तो 50 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 250। यही मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो इस वाले में एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मेरे को दी हुई है, और इसमें वो कह रहा है कि ये फाइनाइट सॉल्यूशन कब नहीं होगा। तो देखो दो कंडीशन होती हैं। अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, है ना, a1x b1y c1 जीरो है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो है, तो अगर ऐसे है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये होता है यूनिक सॉल्यूशन। ध्यान से सुनना, तो ये होता है यूनिक सॉल्यूशन। अगर ऐसे है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये होता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब नो फाइनाइट सॉल्यूशन, कोई फाइनाइट सॉल्यूशन मतलब नो सॉल्यूशन। और अगर तुम्हारा ऐसा हो जाता है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये तुम्हारा आता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, तो अब इसमें सवाल में वो यही हो रहा है कि नो फाइनाइट सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइट पूछ रहा है। तो इसमें क्या करो कि 3 अपॉन पी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो p की वैल्यू क्या हो गई? 6, है ना, p की वैल्यू 6 हो गई। और एक कंडीशन और बनेगी कि 3 अपॉन पी इज ऑल्सो इक्वल टू 1 अपॉन 5। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15। तो मतलब p की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करनी चाहिए कि p की वैल्यू 6 से लेकर 15 तक लाई कर सकती है कहीं भी, 6 से ज़्यादा और 15 से कम। ठीक है, अब देखो इसमें आपसे वो पूछ रहा है कि कौन से ऑप्शंस में जो है ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आप इसमें रख के देख लो कि n इज इक्वल टू 1 रखने पर 1 कहाँ पर आ रहा है। अगर ज़्यादा ऑप्शंस में आ रहा है तो n इज इक्वल टू 2 रख के देख लो कि 5 किस में आ रहा है। तो n इज इक्वल टू 1 जब रखोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2, तो ये 0 आ जाएगा, बल्कि 1 आना चाहिए, तो ये नहीं होगा। अगर n इज इक्वल टू 1 यहाँ रखोगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1, 1 आएगा, तो ये हो सकता है। ये रखोगे 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये 3 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। ये रखोगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0, तो ये -1 आएगा, जबकि आना क्या चाहिए? 1 आना चाहिए। तो 1 ही रख, n इज इक्वल टू 1 रखने पर ही हमने खाली ऑप्शन से ही बता दिया कि ये तुम्हारी इक्वेशन रहेगी, ये पैटर्न रहेगा। ठीक है, चाहो तो उसे n इज इक्वल टू 2 पर वेरीफाई करके देख लो, 5 आना चाहिए। n इज इक्वल टू 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा? 4 प्लस 2 माइनस 1, 6 माइनस 1 5, 5 ही आ रहा है, और 5 हमें दे रखा है। ठीक है, अब देखो जैसे ये सवाल है, इसमें बोल रहा है कि अज्यूम दैट
charge of an electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. The number of electrons passing through a section of wire per second when the wire carries a current of 1 ampere. तो पहले इसमें एक तो ये बात पता होना चाहिए कि चार्ज मेरा कितना बन रहा है जब वो कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू अ सेक्शन ऑफ वायर पर सेकेंड। देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल चार्ज होगा, टोटल चार्ज होगा, ठीक है। ये चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मुझे ये नहीं पता कि मेरे पास टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, Q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी, ये मेरा टोटल चार्ज बताएगा। तो करंट कितना है, 1 एम्पियर का दे रखा है, और टाइम कितना है, 1 सेकेंड, ठीक है। तो कितना फ्लो हो रहा है, तो 1 कूलाम फ्लो हो रहा है, तो N इंटू ई जो होगा 1 कूलाम हो गया। तो N इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज दिस मच कूलाम, तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो ये सॉल्व करोगे तो आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक। देखो, इस सवाल में बोल रहा है कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ मास m एंड रेडियस r इज प्रोपोर्शनल टू। तो जैसे दो चार्ज होते हैं, दो बॉडीज़ होती हैं, उनके बीच जो फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है, मान लो ये चार्ज Q1 होता है, ये चार्ज Q2 होता है, तो वो फोर्स क्या होती है, F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पहला चार्ज इनटू दूसरा चार्ज डिवाइडेड बाय इनके बीच की दूरी अगर R है तो उसकी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। सिमिलरली यहाँ पर वो जो फोर्स है वो फोर्स है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये फोर्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी भाई, मास एट द सरफेस ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस आर स्क्वायर, ठीक है। दूसरी बॉडी नहीं ली है इसीलिए मल्टीप्लाई नहीं किया है, वरना दूसरी बॉडी भी मल्टीप्लाई होती। तो स्मॉल जी, ये अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हम लोग हटाते हैं तो कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर ये होता है। तो आंसर तो ये आ जाएगा। लेकिन अगर ये पूछने लगे कि ये जो जी है ये क्या है, तो ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान रखना, देखो कह रहा है कि 1 नैनोमीटर क्या होता है, व्हाट इज़ 1 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर जो होता है यही होता है 10 टू द पावर माइनस 9, देन 10 टू द पावर माइनस 10 क्या होता है, ये 1 एंगस्ट्रॉम होता है सर, ये 1 एंगस्ट्रॉम होता है, इसको भी ध्यान रखना। देन नैनोमीटर तो ये हो गया, और भी कुछ यूनिट्स होती हैं क्या, यस और भी यूनिट्स होती हैं। 10 रेज टू द पावर माइनस 3 होती है, वो होती है मिलीमीटर। 10 रेज टू द पावर माइनस 4 होती है, ठीक है, -4 होती है या -6 होती है, -6 होती है। 10 टू द पावर -6 होती है, वो होती है माइक्रोमीटर। देन 10 रेज टू द पावर -9 होती है, वो होती है नैनोमीटर। देन होती है 10 रेज टू द पावर -12, वो होती है पिकोमीटर। देन होती है 10 रेज टू द पावर -15, वो होती है फेम्टोमीटर। तो ये आपको सारी याद होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ये सवाल पूछ रहा है कि इसमें 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस 1 अपॉन साइन थीटा हो गया, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 अपॉन क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो सर, जैसे इस सवाल में बोल रहा है कि विच स्टेट ऑफ इंडिया सेलिब्रेट्स द संगाई फेस्टिवल इन नवंबर। तो संगाई फेस्टिवल इज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मणिपुर, और मणिपुर के जो स्टेट एनिमल का नाम है वो भी संगाई है, ठीक है। मणिपुर के स्टेट एनिमल का नाम संगाई है। देन व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्टेट बर्ड ऑफ मणिपुर, स्टेट बर्ड कौन सी है, दैट इज नोंगिन, नोंगिन। एंड स्टेट फ्लावर इज शिरुई लिली, शिरुई लिली। नाउ इसके अलावा और कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करे जाते हैं मणिपुर में, एक करा जाता है लुई नगाई नी,
ठीक है, एक तो ये फेस्टिवल हो गया बाय नाया ट्राइब। ठीक है, एक होता है चुम्पा फेस्टिवल, चुम्पा फेस्टिवल, ठीक है, ये नागाज सेलिब्रेट करते हैं। देन एक होता है याओशांग फेस्टिवल, याओशांग फेस्टिवल। देन एक होता है लाए हरोबा फेस्टिवल, वेरी इंपॉर्टेंट, लाए हरोबा, ये इंपॉर्टेंट है, लाए हरोबा फेस्टिवल। ठीक है, एक होता है कांग फेस्टिवल। तो लाए हरोबा जो होता है ये मीटी ट्राइब करता है, ये मीती ट्राइब सेलिब्रेट करता है। देन ये जो कांग फेस्टिवल होता है ये जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, उसी तरीके से यहाँ पर निकाली जाती है। तो मणिपुर की जगन्नाथ यात्रा रथ यात्रा का नाम क्या होता है? कांग फेस्टिवल। ठीक है, कांग फेस्टिवल। देन लाए हरोबा ये मैंने बता ही दिया है। नाउ मणिपुर में एक एयरपोर्ट भी है, एक एयरपोर्ट है और उस एयरपोर्ट का नाम है बीर टिकेंदरजीत, टिकेंदरजीत एयरपोर्ट। ठीक है, ये भी मणिपुर में ही है। देन अबाउट द बायोस्फीयर रिजर्व, एक बायोस्फीयर रिजर्व है मणिपुर में, उसका नाम क्या है? केबिल लमजाओ, केबिल लमजाओ नेशनल पार्क, ये है वहाँ का बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मतलब याद रखना आप मणिपुर के बारे में। ठीक है, अब देखो इस सवाल में वो क्या कह रहा है, उसने एक एक क्रम दिया हुआ है और इसके बाद एक रीजनिंग का सवाल पूछ रहा है। देखो आर जो है उसके कॉरस्पॉन्ड कौन कर रहा है? जे, मतलब वन गैप कर रहा है। हैश जो है उसको क्या कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? क्वेश्चन मार्क, मतलब दो का गैप। स्टार जो है उसको क्या कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? एफ, मतलब तीन का गैप। देखो डॉलर किसको कॉरस्पॉन्ड करेगा? मतलब वन का गैप, तो क्यू को करेगा। तो ये और ये तो आप हटा ही दो। देन दोनों में एफ कॉमन है, एफ रहने दो। अब तुम सीधा जे देखो, तो जे में तीन का गैप मुझे लेना चाहिए, 1 2 3। तो जे किसको कॉरस्पॉन्ड करेगा? हैश को करेगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? ये, तो ये मेरा आंसर है। देखो इस सवाल को सॉल्व करने को कह रहा है, तो वही वी बॉड मास वाला इसमें हम लगाएंगे। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। तो 28 माइनस 29 माइनस वन आ जाएगा, 27 प्लस वन 28 हो जाएगा। 26 माइनस 28 जो होगा वो -2 देगा, बाहर माइनस है तो ये +2 हो जाएगा। तो 25 + 2 क्या देगा? 27 देगा। बाहर 24 है, 24 माइनस 27 क्या दे देगा? -3। और वही मेरा क्या है? आंसर। ठीक है, अब देखो इस सवाल में क्या बोल रहा है कि 1.004 माइनस 0.4 किस चीज़ किसके बराबर है? देखो यहाँ पर 4 आ रहा होगा, 0.400। तो लास्ट में क्या आएगा? 4 0 और यहाँ 6, तो 604 वाला आंसर आ रहा है। तो 0.604 आएगा, 0.604 आएगा। वो कहाँ पर है? यहाँ पर, ये आंसर आ गया। देखो इस सवाल में कह रहा है कि स्फेरिकल ग्लास वेसल है जिसका सिलेंड्रिकल नेक जो है वो है 7 सेंटीमीटर लॉन्ग और 4 सेंटीमीटर डायमीटर में, और उसका स्फेरिकल पार्ट जो है वो है 21 सेंटीमीटर। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना वो होल्ड कर सकता है वो बताना है। तो आप ये देखो कि कुछ इस तरह से फिगर बनेगी इसकी, कि उसका सिलेंड्रिकल पार्ट ये, स्फेरिकल पार्ट ये है। तो इसको करने का एक तो तरीका यार यही है कि जो वॉल्यूम आपकी फाइनली आएगी, वॉल्यूम ही निकालनी है हमें। तो उसमें पाई का कुछ वो आ रहा होगा, अगर पाई का मल्टीपल आ रहा होगा तो मतलब 11 का मल्टीपल होगा। मतलब ऑप्शन जो होने चाहिए वो इस तरह का होना चाहिए मेरा आंसर, जो 11 का मल्टीपल हो। तो 11 से डिविजिबिलिटी के लिए मैंने तुम्हें कहा था कि सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, है ना, इज इक्वल टू 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 11, ये होना चाहिए। तो मैं इनका चेक करूँगा कि क्या ये है। तो ऑड प्लेस में देख लो 2 और 9 है, तो इनका सम क्या हो गया? 11। और ये क्या हो गया? 7। तो 11 माइनस 7 बैठ रहा है कितना? तो ये नहीं बैठ रहा, तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें देखो भाई, सम एट ऑड प्लेसेस कितना है? 9। ये कितना है? 7, है ना, तो ये 2 बैठ रहा है, ये भी नहीं होगा। अब इसको देखो, ये बैठ रहा है क्या? ये 18 हो गया। ये कितना हो गया? 6 हो गया। तो कितना आ गया? कितना हो गया? 12 हो गया। तो ये भी नहीं बैठ रहा। इसको चेक करो, ये बैठ रहा है 18 और ये बैठ रहा है कितना? 7। तो ये कितना बैठ रहा है? 11। तो 11 का मल्टीपल बैठ रहा है, इसका मतलब यही मेरा उत्तर होगा, इसका मतलब यही मेरा उत्तर होगा। ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो, थोड़ा लंबे तरीके से करना है तो वो देख लो, पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेट करके। भाई
सिलेंड्रिकल वाला वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। स्फीयर वाला क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका स्क्वायर 4 आएगा, हाइट कितनी है 7, ये 22/7 हो जाएगा, 22 × 4 कितना आ जाएगा 88। अब ये है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 21 × 21 × 21 डिवाइड बाई 8, ये 2 से जाएगा, ये कितना आ जाएगा, पाई को कैल लिख लो तुम 22/7, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7 3 × 21, तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया। अब ये 11 हो गया, तो 88 प्लस 21 × 21 × 11, अब इसे कैलकुलेट करना है, तो ये कितना आ जाएगा 441 × 11, तो 441 को मैं 2 बार लिख लूँगा, ये आ जाएगा 4851। तो 4851 में मैं 88 ऐड करूँगा तो ये क्या आ जाएगा 4939, और ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखो इस सवाल में वो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द वेट ऑफ 10 आयरन बॉल्स इफ ईच बॉल इज ऑफ द सेम वेट। तो इसमें हम बताने कौन सी स्टेटमेंट जो है इन दोनों में से वो इनफ है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। कह रहा है अगर 1/4 ऑफ ईच बॉल वेट इज 5 किलो, तो क्या हम 10 आयरन बॉल का वेट निकाल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं निकाल सकते भाई। जब एक बॉल का वेट 1/4 वेट आपको दिया हुआ है, मतलब उस बॉल का पूरा वेट भी आपको पता चल जाएगा, 20 किलो हो जाएगा। और जब एक बॉल का वेट पता चलेगा तो 10 बॉल, क्योंकि सबका वेट सेम है, तो 10 बॉल का क्या हो जाएगा × 10। तो हाँ, स्टेटमेंट 1 से हम बता सकते हैं। क्या स्टेटमेंट 2 से हम बता सकते हैं कि द टोटल वेट ऑफ 3 आयरन बॉल्स इज 20 किलो मोर देन द, हाँ तो 3 आयरन बॉल माइनस 2 आयरन बॉल इज इक्वल टू 1 आयरन बॉल, तो मतलब एक आयरन बॉल जो है वो 20 किलो की है, ठीक है। तो 10 आयरन बॉल, तो आप 10 का भी बता सकते हो, तो आप मतलब इससे भी बता सकते हो, इससे भी बता सकते हो, तो आइदर 1 और 2 सफिशिएंट है, तो ये आंसर आ जाएगा। तो देखो मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स बिकॉज दे पोजेस द प्रॉपर्टीज ऑफ, तो मतलब दोनों प्रॉपर्टीज जो है वो शेप से रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। अब कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी तो है पर वो मेटल्स की, लेकिन वो शेप से तो रिलेटेड नहीं है भाई। कंडक्टिविटी उनके कंडक्शन से रिलेटेड है, उनके कि भाई वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, तो इससे रिलेटेड है, तो वो शेप से रिलेटेड नहीं है। सोनोरोसिटी कि मतलब वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो उससे रिलेटेड है, तो ये भी शेप से रिलेटेड है, तो ये भी नहीं होगा, तो फर्स्ट तो होगा नहीं उत्तर। मैलिएबिलिटी, हाँ ये वाली तो है, ये शेप से रिलेटेड है। इसमें ये होता है कि मेटल्स को जो है बीट कर करके हम लोग एक शीट्स में बना सकते हैं, तो मेटल्स कैन बी बीटन डाउन टू फॉर्म शीट्स, तो हाँ मेलिएबल तो होते हैं मेटल्स, तो ये तो बता रहा है। लेकिन सोनोरस, अब ये भी शेप वाली प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता मेरा। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी हाँ ये तो है भाई। डक्टिलिटी, डक्टाइल क्या होता है कि मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स जिसमें वो हम उसे एज अ वायर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हाँ मेटल्स को हम कर सकते हैं। तो ये भी शेप में हो रही है, ये भी शेप की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये कंडक्टिविटी अगेन नहीं है, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन मिल हो जाएगा। अब ये देखो मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी, हाँ इन दोनों को लिया है, तो हाँ ये दोनों है, तो ये आंसर आ जाए। देखो इस सवाल में क्या कह रहा है कि इफ वी इज द ब्रदर ऑफ यू, वी अगर ब्रदर है यू का, एंड यू इज द सिस्टर ऑफ डब्ल्यू, एंड एक्स इज द हस्बैंड ऑफ यू, अच्छा एक्स जो है वो इसका हस्बैंड हो गया, तो देन डब्ल्यू इज वीज क्या, तो डब्ल्यू जो है वो वी का क्या होगा यार, डब्ल्यू जो है वो कुछ भी हो सकता है, ब्रदर और सिस्टर। आप इसमें, अब इसमें डब्ल्यू जो है मतलब उसका जेंडर डिफाइंड नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है। अगर डिफाइंड होता कि फीमेल है तो ये सिस्टर हो जाती, अगर डिफाइंड होता कि ये मेल है तो ये ब्रदर हो जाता, लेकिन मेल या फीमेल डिफाइंड नहीं है, तो आंसर आएगा ब्रदर और सिस्टर। इसमें अगर ऑप्शन में खाली ब्रदर होता या खाली सिस्टर होता तो हम उसे आंसर मार्क ना करते, ठीक है। अब देखो ये सवाल जो है ये आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड है, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट। स्टेटमेंट ये कह रही है कि क्या सीबीडीटी जो है वो अबॉलिश कर दे इनकम टैक्स को, क्या सीबीडीटी को इनकम टैक्स हटा देना चाहिए। आर्ग्यूमेंट में वो ये कह रहा है कि हाँ हटा देना चाहिए क्योंकि ये अननेसेसरी बर्डन है ऑन द वेज अर्नर्स ऑफ इंडिया। लेकिन देखो अगर बर्डन है तो उससे काम भी हो रहे हैं, ठीक है, तो ये कोई मुझे को ठीक आर्ग्यूमेंट नहीं लगा कि बर्डन है, ठीक है। येस इट इज़ एन अननेसेसरी बर्डन, नो। आर्ग्यूमेंट 2 ये कहता है कि नो इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ रेवेन्यू, तो हाँ ये जो एक अच्छा रेवेन्यू है, इसलिए ये
आर्ग्यूमेंट जो है मेरे को सही लग रहा है कि सीबीडीटी को इनकम टैक्स को अबॉलिश करना चाहिए नहीं, इस बात के लिए, इस बात के लिए, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट 2 ही देखो, ये रीजनिंग के क्वेश्चन में फिगर दे रखी है, पूछ रहा है यहाँ पर क्या आएगा। देखो ये जो थर्ड कॉलम है ये फर्स्ट और सेकंड का जो है वो एडिशन है बस। इन दोनों में ये ऐड कर दोगे तो ये मिलेगा, इसमें ये ऐड कर दोगे तो ये मिलेगा, तो इसमें ये ऐड करूँगा तो क्या मिलेगा, इसमें मेरे को ऐसी फिगर मिल जाएगी। ऐसी फिगर कहाँ है, ए में है, ये आंसर। अब देखिए ये सवाल है स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन का, कि एक स्टेटमेंट दी हुई है और कहा गया उस पर एक्शन क्या लिया जाए, तो उसके विषय में सवाल है। इस स्टेटमेंट ये कहती है कि ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वेंट ऑन स्ट्राइक ड्यू टू द नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेवन्थ पे कमीशन, कि सेवन्थ पे कमीशन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ इसलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो स्ट्राइक पर चले गए, ठीक है। एक्शन वो ये कह रहे हैं कि सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए कि सातवां वेतन आयोग एकदम इम्प्लीमेंट कर दे। नहीं, एकदम से तो नहीं होता भाई, ऐसे आप स्ट्राइक पर चले गए एकदम से हो जाएगा, नहीं, तो ये बात सही नहीं है। ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज शुड बी, ये भी गलत है भाई, सबको सस्पेंड कर दोगे तो काम कौन करेगा, और ये बात सही थोड़ी है भाई। देश में जो है स्ट्राइक पर जाना कोई गलत बात तो है नहीं, तो मतलब सस्पेंड भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर इसमें ये कहता कि एक कमेटी बनाई जाए तो वो सही होता, या सरकार द्वारा ये आश्वासन दिया जाए, है ना, आश्वासन दिया जाए कि इस पर जो है कमेटी बनाई जाएगी, विचार किया जाएगा, तो वो सही होता। लेकिन ये इनमें से कोई सी नहीं हुआ, तो नाइदर वन नॉट, ठीक है। देखो इस सवाल में कह रहा है कि इंडिया इज कोलैबोरेटिंग विद विच कंट्री टू सेट अप हाई स्पीड रेल लिंक बिटवीन मुंबई एंड अहमदाबाद। तो मुंबई से अहमदाबाद के बीच अनाउंस हुआ था कि बुलेट ट्रेन इंडिया की जो है वो चलाई जाएगी, ठीक है, बुलेट ट्रेन। और ये जो बुलेट ट्रेन है कौन बनाने में हेल्प कर रहा है, वो कर रहा है जापान, जापान। और जापान जो है इस चीज़ में बहुत अग्रणी है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुलेट ट्रेन जो है यहाँ पर चलती हैं। जापान में जो बुलेट ट्रेन है उनको बुलेट ट्रेन नहीं बोलते बल्कि बोलते हैं शिनकानसेन, शिनकानसेन, ये इस नाम से जानी जाती है यहाँ पे। और चाइना में भी चलती हैं बट जापान की ज़्यादा स्पीड वाली ट्रेन्स हैं। तो ये जो बुलेट ट्रेन्स हैं किस प्रिंसिपल पर काम करती हैं, तो ये काम करती हैं मैग्नेटिक लेविएशन, मैग्नेटिक लेविएशन, इसके बारे में एक ख़ास बात है। तो ये ट्रेन जो हैं ये व्हील्स पर नहीं चलती हैं, पहियों पर ये ट्रेन्स नहीं चलती हैं। यहाँ पर ट्रैक्स पर जो है मैग्नेट बिछी होती हैं, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पर काम करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पर, ठीक है, मैग्नेट्स। तो इन्हें मैगलेव भी बोला जाता है कहीं, मैगलेव, मैगलेव मतलब मैग्नेटिक लेविएशन, इसी प्रिंसिपल पर ये ट्रेन जो है काम करती हैं। और इस प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार ने इस साल 2024 में जो बजट अलॉट करा था 1,08,000 करोड़ रुपए जो है इस प्रोजेक्ट के लिए अलॉट करे गए थे, मुंबई से अहमदाबाद की बुलेट ट्रेन के लिए, जिसे MAHSR भी बोला जाता है, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल। देखो इस सवाल में क्या कह रहा है कि कृष्णा साइकिल्ड डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड। अगर उसने 3 किलोमीटर स्लोअर चलता तो उसको 5 घंटे जो है वो ज़्यादा लगते। तो स्पीड क्या है कि जिस पे उसने साइकिल एक्चुअली करी, तो जिस पे उसने एक्चुअली करी वो मैं x मान लूँगा, और वो दूसरी स्पीड हो जाएगी x-3। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम होता है, तो x इंटू x-3 डिवाइड बाई इन स्पीड के बीच का गैप मल्टीप्लाई बाय जितना ज़्यादा टाइम लगा वो, यही डिस्टेंस के बराबर होता है। तो डिस्टेंस मेरा कितना दे रखा है, 90 किलोमीटर, ये 90 मान लो, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। जब तुम सॉल्व करोगे और इसमें x की वैल्यू क्या रखोगे, फिर ऑप्शन रख के सोचो। जैसे यहाँ आप रख रहे हो इंटू 3, यहाँ पर 5 से काटोगे, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 8 ज़ा 40, तो 18 3 ज़ा क्या हो जाएगा 54। अब मुझे 54 लाना है तो मैं x की वैल्यू क्या रखूँ। अगर तुम x की वैल्यू 15 रखते हो तो दूसरी 2 आ जाएगी, तो लास्ट में यूनिट डिजिट 0 आएगी, तो मतलब 15 मेरा आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं x की वैल्यू को 18 रखूँगा तो मुझे दूसरी वैल्यू 15 रखनी पड़ेगी, तो भी लास्ट में यूनिट डिजिट 0 होगा, जबकि मेरे को 54 चाहिए, लास्ट में यूनिट डिजिट 4 चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं x की वैल्यू को 9 रखूँगा और x-3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो हाँ 9 6 54, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो इस सवाल में बोल रहा है कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, हमें पता है भाई स्फेरिकल मिरर जो होते हैं भाई कॉनकेव होता है ना, कॉन्वेक्स होता है। अब इसमें बहुत सी टर्म्स होती हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, फोकस होता है, ठीक है।
तो एक तो बोल रहा है कि क्या वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पर कि वो जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं वहीं से पास होती हैं, तो नहीं, ये पॉइंट नहीं है। ये पॉइंट कहलाता है फोकस। फोकस होता है ये पॉइंट कि भाई जो भी लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो फोकस से पास होती है। फिर कह रहा है, इसको छोड़ो, ये बोल रहा है कि इट इज द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर ऑफ विच, नहीं सॉरी, इट इज अ पॉइंट फ्रॉम विच द रेज लाइट अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। नहीं, ये भी नहीं है। इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। क्या स्फेरिकल मिरर का मिड पॉइंट मतलब क्या ये होता है? नहीं, ये भी नहीं होता। ये देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है ना, अगर ये तुम्हारा मिरर है, ठीक है, तो अगर ये कॉनकेव मिरर है, ये जैसे कॉनकेव मिरर है तुम्हारा, ठीक है, तो स्फेरिक इसका जो इसमें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो इन फ्रंट होता है, तो वो यहाँ होता है कहीं। वहीं अगर एक मेरा कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है, वहीं मेरा अगर कॉन्वेक्स मिरर होता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो बिहाइंड होता है, ठीक है, वो बिहाइंड द मिरर होता है, वो यहाँ कहीं लाई करता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा क्या कि ये जो स्फीयर है, अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूं इस स्फीयर को, तो ये उसका मिड पॉइंट होता है। तो वो यही बोल रहा है कि इट इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ विच स्फीयर। हाँ, ये उस स्फीयर का सेंटर है जिसका मिरर जो है वो एक पार्ट है। तो ये आंसर सही आएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा जो आपकी एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगा, एग्ज़ाम को क्रैक करने में मदद करेगा। और रेलवे की तरह अगर आप और भी एक सरकारी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लाइक यूपी पुलिस कांस्टेबल या एनवीएस की या फिर एसएससी की या बैंकिंग की, किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो परीक्षा आईक्यू को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस पे आने वाले समय में और भी एग्ज़ाम्स के वीडियोस अपडेट होते रहेंगे। और कुछ एग्ज़ाम के वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, एनवीएस, एसएससी सीपीओ। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको आगे की वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। सो थैंक यू ऑल।